मित्रों नमस्कार। आज के कालखंड में हम लेंगे पाश्चात्य काव्य चिंतन की परंपरा में अरस्तु और उनके काव्य सिद्धांत। ग्रीक आचार्यों में प्लेटो के उपरांत उनके शिष्य अरस्तु का महत्वपूर्ण स्थान है। अरस्तु का ज्ञान विज्ञान की अनेक शाखाओं पर असाधारण अधिकार था। शास्त्र दर्शन, प्रकृति दर्शन, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, नीति, आचरण शास्त्र, भाषा शास्त्र तथा काव्य शास्त्र में तो उनकी अद्भुत पकड़ थी। अपनी इसी प्रतिभा के कारण 62 वर्ष के जीवन काल में उन्होंने लगभग 400 ग्रंथों की रचना की है। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो की कविता संबंधी अनुकरण की धारणा को तो स्वीकार किया है, किंतु उसकी व्याख्या को बदल दिया है। आपके जन्म 384 ईसा पूर्व एवं मृत्यु 322 ईसा पूर्व को हुई। जन्म स्थान आपके मकदूनिया है। आपकी पत्नी का नाम विथियास, आप प्लेटो के शिष्य थे और आपके शिष्य सिकंदर को माना जाता है। अरस्तु ने पूर्ण ज्ञान की परिभाषा दी थी। वे कहते हैं कि ज्ञान की सभी शाखाओं में अबाध गति ही ज्ञान है। अरस्तु ने ग्रंथों की संख्या 400 बताई जाती है। अरस्तु के ग्रंथों की संख्या 400 से लगभग 400 बताई जाती है, जिनमें सर्वप्रथम 3 हैं। पहला काव्य शास्त्र, जिनमें काव्य के मौलिक सिद्धांतों का विवेचना। दूसरा है भाषा शास्त्र, जिसमें भाषण, भाषा एवं भावों का वर्णन। और तीसरा है दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र, जो वसीयतनामा के नाम से जाना जाता है। अरस्तुकृत वसीयतनामा को इतिहास में दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र माना जाता है, क्योंकि वसीयतनामा के द्वारा उन्होंने अपने सभी दासों को दासता से मुक्त कर दिया था। अरस्तु के प्रमुख ग्रंथ हैं पेरियोतिकेस की रचना अनुमानतः 330 ईसा पूर्व के आसपास की है। अरस्तु ने किसी वस्तु को ठीक से समझने के लिए घड़ा निर्माण की प्रक्रिया के उदाहरण द्वारा 4 बातों पर ध्यान देना आवश्यक बताया है, जिसे निम्न ढंग से दर्शाया जा सकता है। प्रयोजन, उत्पादनकरण, निमित्तकरण और तत्व। इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं। प्रयोजन जल है, उत्पादनकरण मिट्टी है, निमित्तकरण कुम्हार या चाक है और उससे मिलने वाली जो तत्व है वो घड़ा है। अरस्तुकृत काव्य शास्त्र में अध्याय संख्या 12 और 20 प्रक्षिप्त माने जाते हैं। अरस्तु के काव्य शास्त्र की रचना 2 दृष्टियों से हुई है। पहला है यूनानी काव्य का वस्तुगत विवेचन या विश्लेषण। दूसरा है प्लेटो के द्वारा काव्य पर लगाए गए आपेक्षों का समाधान। अरस्तु ने महाकाव्य दुखांतक, प्रहसन आदि को अनुकरण का भेद माना है। अरस्तु काव्य के लिए छंद को अनिवार्य नहीं मानते थे। महाकाव्य दुखांतक, प्रहसन आदि कलाओं के 3 भेदक तत्व हैं। पहला है माध्यम, दूसरा विषय और तीसरा
पद्धति। दुखांतक के 6 अंग हैं, जिनमें कथानक, चरित्र, विचार, पद योजना, गीत, दृश्य। हम यदि काव्य दोषों के आधार पर अरस्तु के काव्य की विवेचन करें तो 5 काव्य दोष यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। अर्थात अरस्तु ने काव्य दोषों के 5 आधार माने हैं। पहला है असंभव वर्णन, जो मन को आग्रह्य हो। दूसरा है अयुक्त वर्णन, जिसमें कार्य कारण का भाव हो। तीसरा है अनैतिक वर्णन, जिसमें स्वीकृति मूल्यों की अपेक्षा हो। विरुद्ध वर्णन, जहाँ 2 विरोधी वस्तुओं का वर्णन हो। शिल्पगत दोष, कला संबंधी भूल। इस प्रकार हम देखते हैं तो अरस्तु ने काव्य कला के क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। एक है अनुकृति सिद्धांत और दूसरा है विरेचन सिद्धांत। अनुकृति सिद्धांत अरस्तु का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अनुकृति या अनुकरण का है। अरस्तु अनुकरण को समस्त कलाओं का मूलाधार मानते हैं। अनुकरणात्मक कला को अरस्तु ललित कला कहता है, शेष को उपयोगी कला। ललित कला को उसने उपयोगी कला से श्रेष्ठ बताया है। अंततः हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु वस्तुतः पाश्चात्य काव्य शास्त्र का आदि कवि या आदि आचार्य है। उसने ही सर्वप्रथम काव्य कला को राजनीति एवं नैतिकता के बंधनों से मुक्त किया और उसमें सौंदर्य की प्रतिष्ठा की। काव्य कला की क्रमबद्ध व्याख्या भी सर्वप्रथम अरस्तु ने ही की है। अरस्तु ने ही वस्तुनिष्ठ निर्णयात्मक आलोचना पद्धति की आधारशिला रखी है। अरस्तु प्रथम काव्य शास्त्री थे जिन्होंने उपयोगी कला, आर्ट और ललित कला का भेद स्पष्ट किया और ललित कला की स्वायत्तता घोषित की। अरस्तु ने लिखा है, कार्य व्यापार में निरंतर मनुष्य अनुकरण का विषय है। बूचर के अनुसार अरस्तु के अनुकरण का अर्थ सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनरुत्पादन सांकेतिक उल्लेख नहीं है। काव्य शास्त्र में अरस्तु के सिद्धांत आज भी अक्षुण्य हैं और भविष्य में भी अक्षुण्य रहेंगे। धन्यवाद।